नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे बंटवारे की। जी हां, बंटवारे की। आप कहेंगे अरे बंटवारा तो 73 साल पहले हुआ था, देश आजाद हुआ, लेकिन देश बट भी गया था। आज 2020 में बंटवारे की बात क्यों? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है। पिछले 10-12 दिन का आप घटनाक्रम देखेंगे। बंटवारे की गूंज, जातीय संघर्ष, जातियों में आपसी लड़ाई, निचली जाति ऊंची जाति के बीच तकरार की खबरें लगातार आ रही हैं। मामला हाथरस गैंगरेप कांड का है। एक दलित बिटिया के साथ गैंगरेप होता है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है रात को 2 से 3 बजे के बीच, पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस करा देती है, अंतिम झलक तक नहीं दिखाई जाती इस पीड़िता की, उसके परिवार को। राजनीति हावी होती है, इंसाफ की बातें कहीं दब जाती हैं, लेकिन पीएफआई, विदेशी हाथ, फॉरेन फंडिंग, ये तमाम बातें आने लगती हैं। रेप तो हुआ ही नहीं, इस तरह के दावे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी कर देते हैं। और फिर बात आती है कि नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश को बांटने की साजिश है। उत्तर प्रदेश बांटा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं। आज भी उन्होंने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के डीएनए में विभाजन है। इसी सोच के तहत पहले देश को बांटा गया, अब जाति, संप्रदाय, मजहब, क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने की फिराक में है विपक्षी दल। कोई बांट रहा है, उसे जेल में डालो, इस बारे में सवाल नहीं किए जाते। लेकिन बंटवारे की बात हो रही है, इंसाफ कहीं गौण हो जाता है। अब इसकी दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। दूसरी तस्वीर करौली में देखने को मिली। राजस्थान का करौली, यह वही राजस्थान है जहां पर 12 में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप किया गया। 4 दिन तक 3 शहरों में उन्हें घुमाया गया, बंदी बनाकर गैंगरेप किया गया। सवाल उठे, राहुल गांधी 12 क्यों नहीं गए? अशोक गहलोत सरकार से सवाल क्यों नहीं किए? हाथरस ही क्यों गए? वो जायज सवाल थे अपने आप में। लेकिन अब देखिए, अब करौली में एक पुजारी की हत्या कर दी जाती है। हत्या किस बात को लेकर? जमीन के कब्जे को लेकर लड़ाई चल रही थी, उसमें पुजारी की हत्या कर दी जाती है। यहां पर भी समाज बट गया। पुजारी ब्राह्मण था, जाहिर सी बात है, और जो आरोपी थे वो दबंग मीणा समाज, बैकवर्ड क्लास है राजस्थान की, लेकिन मीणाओं की तादाद आईएएस आईपीएस में आप देखिए बहुत ज्यादा है। इन्हें दबंग तबका माना जाता है। दोनों में तकरार हो गई, फिर से जातीय संघर्ष की बातें होने लगी। सरकार ने 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर किसी तरह से बात को ठंडा करने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम जगह पर, और मीडिया चैनल्स आज आपने देखा होगा, वो लगे हुए हैं कि हाथरस में इंसाफ की बात थी, यहां इंसाफ की बात क्यों नहीं उठ रही है। एक दूसरे पर लानत मलानत की जा रही है। लेकिन यह बात मेरी समझ से परे है। एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है, अंतिम संस्कार में परिवार को नहीं जाने दिया जाता, आखिरी झलक नहीं दिखाई जाती। अभी एसआईटी की जांच चल रही है। उसके साथ जो हुआ, और एक पुजारी के साथ जो हुआ, उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन जमीन के कब्जे में हत्या होना, एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप होना, इन दोनों में समानांतर क्यों खींचा जा रहा है? क्या हम भी इस बांटने की राजनीति में, मैं अपने गिरेबान में भी झांकने को तैयार हूं, हम भी इस राजनीति के हिस्सा हो गए हैं क्या? पहले मैं आपको बयान सुनवाता हूं। देखिए राजनीति किस कदर हावी है, वार पलटवार। अब ये राजस्थान बनाम उत्तर प्रदेश की भी लड़ाई हो गई है, जातियों की लड़ाई तो हो ही गई। वो पहले सुन लीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके डीएनए में विभाजन है, बंटवारा है, उनको पूरा कुछ भी नहीं अच्छा लगता। वे हर चीज को काट छांट करना चाहते हैं और जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर बांटना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है, उनके डीएनए का हिस्सा ये बन चुका है। और इसलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने पहले देश को बांटा, उसके बाद जाति के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। जब भी इन्हें सत्ता मिली
इन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं माना। हर घटना पे अगर भारतीय जनता पार्टी टीम बना करके वहां आग लगाने का काम करे तो मैं समझता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति का कोई हिस्सा हो नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश की घटना को राजस्थान की प्रत्येक घटना से जोड़ना ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो अन्याय हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण था, कुशासन था। उससे अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के हर घटना से यहाँ पर राजस्थान की सरकार को जोड़ करके जो काम कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र का हिस्सा है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बांटने वाला डीएनए किसका है? और हाथरस से करौली तक इतना हाहाकार क्यों है? हम न्यू इंडिया की कल्पना कर रहे हैं, हम विश्व शक्ति बनने की ताल ठोक रहे हैं, दम भर रहे हैं, और यहां आपस में ही हम बंटने को तैयार हैं क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जाने माने समाजशास्त्री बद्री नारायण मेरे साथ हैं, और राजनीतिक विश्लेषक और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, सवाल मेरा पहला आपसे ही, विभाजन आपके डीएनए में है। पहले आपने देश को बांटा, आज आप समाज को बांटने के पर आमादा हो गए हैं। ये सबको पता है, विभाजन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 के डीएनए में था, और आज ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 जो राज कर रही है देश में, प्रदेश में, वो बता रही है बांटने की राजनीति की। अरे डीएनए तो गिना रहे थे मोदी जी बिहार के चुनाव में, अपना गोत्र तक बता रहे थे। उत्तर प्रदेश में हर तरह से विफल हो जाने के बाद और बीजेपी के नेतृत्व द्वारा यहाँ के मुख्यमंत्री को बदले जाने की शुभकामनाओं के से बचने के लिए, ध्यान बटाने के लिए, ये खबर कहां से ले आए कि मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं? बीजेपी का अंदरूनी चल रहा है, मीडिया में रिपोर्टें आ रही हैं, अभी मैं पढ़ रहा था, सारी बातें आ रही हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ दुखी है। बीजेपी का काडर दुखी है, प्रदेश की जनता दुखी है, अधिकारी दुखी है, सब दुखी है। इनसे से प्रदेश अब संभल नहीं रहा है। एक पीआर एजेंसी रख दी गई है, वो मैक्सिमम चीजों के बारे में बताती है कि इस तरह से करना है, ये बोलना है, ये निर्णय लेना है। तो अब पीआर एजेंसियां जब प्रदेश की सरकारों को चलाने लगेंगी तो सत्ता के कुर्सी पे बैठे मुख्यमंत्री परेशान हो चुके हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि आपके डीएनए में विभाजन है, वो इसलिए भी कह रहे हैं कि हाथरस पहुंच जाते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, 12 में क्यों नहीं गए? राजस्थान के मैं कुछ आंकड़े देख रहा था। अब मैं एक मिनट, पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। जी जी। राजस्थान में 90 दिन में 60,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। 90 दिनों में रेप के 1720 मामले हैं। 1720 मामले 90 दिनों में। देश भर में सबसे ज्यादा रेप के मामले राजस्थान में होते हैं। हाथरस जाने की फुर्सत मिल जाती है राहुल गांधी को, राजस्थान जाने की नहीं। मैं बोलूं? जी बिल्कुल। देखिए, हाथरस मीडिया हो या विपक्ष हो क्यों गया? क्योंकि वहां की सरकार, यूपी की सरकार, वहां का प्रशासन निष्पक्ष, त्वरित और पारदर्शी कार्रवाइयां नहीं कर रहा था। राजस्थान में घटना हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वहां के प्रशासन को कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने त्वरित और पारदर्शी कार्रवाइयां नहीं की। वहां हमारी सरकार है, हम अपना काम करके दिखा रहे हैं। उसकी पर्दादारी कर रहे हैं। नहीं, हम पर्दादारी कैसे कर रहे हैं? आप जाइए ना, राजस्थान में क्या रोका क्या मीडिया को? नेता को रोका क्या? पर्दादारी मीडिया को रोकने की बात तो मत पूछिए। दो पत्रकारों पर एफआईआर कर दी, फोन टैपिंग को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई। आप ही की सरकार वहां पर पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर कर रही है। जी, अब उसका भी जवाब ले लीजिए। ये 3 महीना पुराना मामला है, और 3 महीने पुराने मामले में पूछताछ, तमाम बातों के बाद कार्रवाइयां हुई हैं। ये नहीं कि किसी घटना को कवर करने के लिए रोका और अरेस्ट किया गया हो, समझे? सचिन पायलट और उनका कैंप भी हतप्रद है कि ये अभी एफआईआर क्यों करने की नौबत आ गई। अब आप अपना कहा करें, क्यों हतप्रद है, क्या नहीं है। हमने जब आपको तथ्य कारण बताया तो आप उस पे आगे क्यों कार्रवाई हो रही है? आपको
कवरेज करने से रोका गया क्या? हाथरस में क्यों एफआईआर हुए पत्रकारों पे? दूसरी बात, हाथरस में देखिए एक बड़ी चीज आप लोग को मैं बता रहा हूं, हाथरस में मोदी जी को, मुख्यमंत्री योगी जी को फोन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? जवाब दें मोदी जी। मोदी जी, देश पूछ रहा है आपसे कि आपने हाथरस में फोन किया, आपने बलरामपुर में क्यों नहीं किया, आपने राजस्थान में क्यों नहीं किया? क्योंकि हाथरस में सरकार, प्रशासन निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रही थी। और चाहे बलरामपुर की भी मानता हूं मैं कि वहां पे भी प्रशासन ने त्वरित काम किया। राजस्थान में मुख्यमंत्री जवाब देता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नदारत रहते हैं। जब उन्हें कोई इंटरनेशनल पॉइंट मिलता है बताने के लिए पीआर एजेंसी के द्वारा, तब वो उनके जवान खुलते हैं, बताते हैं। ये बड़ा फर्क है दोनों चीजों को। आप प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवालों से घिरने लगे तो ध्यान भटकाने के लिए मुद्दे से, इंसाफ की जो बात थी, अब वो बांटने की साजिश की बात करने लगे हैं कि विपक्ष के डीएनए में तो विभाजन है ही। पहले देश को बांटा, अब समाज को बांट रहे हैं। निश्चित तौर पर समाज को बांटने के प्रयास में ही वो जो नकली वाली भाभी जी आई थी और नकली वाली भाभी जी से जो नकली वाली गांधी जी गले मिल रही थी, वो क्या किस हरकत में थी वो? और जिस राजस्थान की बहुत न्याय की बात कर रहे हैं, अभी करौली में पीड़ित के भाई का और भतीजे का बयान है कि राजस्थान की पुलिस उस मामले को आत्महत्या का मामला सिद्ध करने के लिए दबाव बना रही थी। उन परिजनों को कहा जा रहा था कि हत्या है ही नहीं, जलाकर मार डालने के मामले में कौन गया साहब? एफआईआर हो गई, आरोपी गिरफ्तार हो गया, 10 लाख का मुआवजा दिया गया है, धरना खत्म हो गया। आप यहाँ पर एक और अफवाह, खबर प्लांट कर रहे हैं क्या? आरोपी सब जगह गिरफ्तार हो गए थे। नहीं, सुन लीजिए। अभी पहले इनकी स्थिति ये थी कि करौली में उस पीड़ित जाकर थानेदार के यहाँ शिकायत करता है, उसकी लिखित शिकायत को स्वीकारा तक नहीं जाता। ये करौली पुलिस की इनकी पारदर्शी कार्रवाई है। उसके बाद वो पार्थिव 2 दिन तक पड़ा रहता है। इनके विधायक को, इनके जिले के प्रभारी मंत्री को, इनके मुख्यमंत्री को इतना भी अवकाश नहीं है कि उस पीड़ित के बारे में जरा सी उनकी पूछताछ परख कर ली जाए। ऊपर से उस मामले को आत्महत्या का बनाने का प्रयास किया जाता है और ये बड़ी पारदर्शी कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे एक चीज बताइए। अरे साहब, आप बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं प्रेम शुक्ला। एक लड़की, वो दलित है, मैं इस बात पर कभी तवज्जो नहीं दी, कोई भी लड़की होती, उसके साथ गैंग रेप हो और परिवार को अंतिम झलक दिखाए बिना अंतिम संस्कार कर दिया जाए, ये मामला और करौली में जमीन कब्जे को लेकर एक पुजारी की हत्या, दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर हैं आपकी निगाह में? नहीं, मैं दोनों की कोई तुलना ही नहीं करता। नहीं की जा रही है ना कि हाथरस में क्या हुआ, देखिए करौली में क्या हो रहा है। ये दोनों पैरेलल एग्जांपल हैं। सुन लीजिए, मैं करौली दोनों घटनाओं को समझ लीजिए। उस लड़की के बाल को स्पर्श करना भी अपराध है। उसके साथ जो नृशंस हत्या हुई, जिस तरह की हुई, बलात्कार का, सामूहिक बलात्कार का आरोप जिस तरह से उसके परिजनों की तरफ से स्वयं लड़की के बयान में आया, उस लड़की की पार्थिव का जिस तरह से अंतिम संस्कार हुआ, यदि सरकार इसको स्वीकारती, पार्टी स्वीकारती, तो निश्चित तौर पर वहां एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। दूसरी बात, अब करौली पर हम आ जाते हैं। करौली के मामले में आप कल्पना कीजिए, कल्पना कर लीजिए, ग्राम स्टेन एक पादरी की हत्या हो गई थी, संयुक्त राष्ट्र के मंच तक बात चली गई थी और श्रीमती सोनिया गांधी के एक्टिव पार्टिसिपेशन, जमीन विवाद, जमीन कब्जे पर ग्राम स्टेन की हत्या हुई थी, टूट गया था। फिर आप पैरेलल गलत खींच रहे हैं, फिर आप गलत पैरेलल खींच रहे हैं। कांच टूट गया था। नहीं, आप गलत पैरेलल खींच रहे हैं। राष्ट्रपति तक से नहीं प्रेम शुक्ला, अगर आप उदाहरण देंगे, बराबर का उदाहरण देंगे। पुजारी की हत्या की जाती है और आप उसको आत्महत्या सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और मैं बात भी बराबर नहीं बता सकते। ग्राम स्टेन की हत्या क्यों की गई? तो संदीप चौधरी का नहीं, धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनकी हत्या की गई। यहाँ पुजारी की हत्या धर्मांतरण के आरोप में हुई। साहब, जमीन कब्जा करने के लिए आप बराबर का एग्जांपल दीजिए। अगर ये हत्या किसी मौलवी की हुई, बराबर का एग्जांपल दीजिए। ये हत्या किसी पादरी की हुई आप सेब और संतरा यहाँ पर बराबर नहीं रख सकते। उसको आत्महत्या सिद्ध करने का दुष्टांत रचा गया और ये इसलिए रचा गया कि वो मंदिर का पुजारी था। उसका मंदिर का पुजारी होना अपराध था, पाल घर में संत होना अपराध था। नहीं, वही तो, ये जो संत
साधु करौली में आप संतों की पुजारी हत्या हो अपराध रही है, ये और बराबर उसके बाद का आप जाति की राजनीति खेलेंगे, जनेऊ डालकर ठहरेंगे और आप उसको हत्या को जी आत्महत्या नहीं। सिद्ध करने का दुष्कार्य आपको रचेंगे। मालूम नहीं, है नहीं, यहाँ पर क्या पारदर्शी हुआ, नहीं है। जमीन के कब्जे को लेकर हुआ। मैं एक बयान और सुनवाता हूं, देखिए राजनीति कैसे अरे हावी साहब, होती है। कैसा? मैं आप ही से बात कर रहा हूं प्रेम शुक्ला, राजनीति हावी कैसे होती है जब ये बंटवारे की बात होती है। अब करौली में जो हुआ, पुजारी, जाहिर सी बात है अभी इस देश में ब्राह्मण के अलावा तो पुजारी नहीं बनने शुरू हुए हैं, इक्का दुक्का उदाहरण है, वो ब्राह्मण था और आरोपी मीणा समाज से आता था, दबंग समाज है वहां का। तो ये मीणा बनाम ब्राह्मण की भी लड़ाई करने की कोशिश की गई और एक महंत हैं राजू दास, वो भी कूद पड़े। देखिए समाज कैसे बांटा जाता है, उसकी एक वानगी दिखाता हूं, पहले बयान सुनिए। हमारी मांग है केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार से कि उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि 6 बेटियां हैं और एक मानसिक विकलांग बेटे हैं, जिसका भरण पोषण वो गरीब ब्राह्मण, गरीब साधु भीख मांगकर करता था। अब वो नहीं रहे, उसका लालन पालन और उसका भरण पोषण का काम कौन देखेगा? इसके नाते सरकार से मांग है हमारी 1 करोड़ रुपया और उसको न्याय उचित जो भी हो सके सुख सुविधा मुहैया कराया जाए। नहीं तो ऐसा नहीं होता तो 24 घंटे के अंदर हम अनशन पर बैठेंगे। अब ये देखिए हनुमानगढ़ी के महंत हैं प्रेम शुक्ला, 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं। हाथरस की बिटिया के लिए इनकी आवाज भी नहीं निकली। अच्छा यार, ये समाज को बांटने की कोशिश है क्या? मेरा सीधा सवाल है। तो नहीं, ये तो अपराध है भैया। 1 करोड़ मांग कैसे लिया पुजारी के लिए? अच्छा, अरे वो तो मौलवी होता और संयुक्त राष्ट्र तक चिट्ठी लिखी जाती, तब ठीक था वो। अरे पुजारी के लिए 1 करोड़ हाथरस मांग लिया, अरे बड़ा की बिटिया के लिए इनको जेल में मांगे डाल दीजिए ये भाई साहब। महंत राजू दास राजस्थान कहाँ पुलिस पे? से एक FIR दर्ज करवा लीजिए। FIR जैसे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फर्जी FIR हो रहे हैं, उस तरह के 2-4 FIR करवा लीजिए। अच्छा, फर्जी हो रही है कैसे मांग कर वो, रही है? मतलब आप तय करने लगे हैं कि FIR फर्जी है कि सही है, वो अदालत का काम नहीं। आजकल प्रेम शुक्ला ने सर्टिफिकेशन का काम शुरू कर दिया है। फर्जी कहा जाएगा? अच्छा। फर्जी FIR की सूची है। अरे एबीपी के करस्पॉन्डेंट पर फर्जी FIR कांग्रेस की सरकार ने किया। क्यों? क्योंकि उसने इनकी असमर्था IBN 7 के पत्रकार पर महाराष्ट्र में। अच्छा, मतलब FIR का नाम अब फर्जी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गया। फर्स्ट महाराष्ट्र में इंफॉर्मेशन 10 रिपोर्ट। FIR सिर्फ इसलिए कि कोरोना सेंटर में चले गया कोई पत्रकार, FIR होकर गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तो अरे साहब, शुरुआत आप में ही इतना कहा ना जबरदस्त प्रेम काम शुक्ला, करते हैं। आप भी पत्रकार रहे, और मैंने आप शुरुआत में तो कहा अपने political पत्रकार भी responsibility आपस में करने के बटे लिए हुए हैं। ये सचिन समाज पायलट के बांटने की बात PRO नहीं पर हो भी FIR कर लेते रही। हैं। ये बंटवारा हर स्तर पर हो रहा है, मीडिया भी बटा हुआ है। आप भी उसी में ही जो आप फर्जी FIR और इन सब की बातें कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी की चले तो एक एक घर परिवार तक बांट ले, तो जेल में डाल दो ना राहुल गांधी को। ये आरोप लगाने से क्या? को सुपारी देकर देश को के बांटना, हर नागरिक को बांट दो, उनको देश अवसर को मिल जाए। बांटना तो रासुका के अगर तहत आता बंटवारे है ना। के लाभार्थियों को प्रेम शुक्ला, अवसर मिल जाए तो हर नागरिक को बांट दे वो। तो जेल में डालो ना, ऐसे बांटने वाली विघटनकारी ताकतों को जेल में ठूस डालो। कौन रोकता है? जाएंगी जेल अच्छा, में भी जाएंगी। नहीं तो बयानबाजी क्यों होती है? FIR करो ना, फर्जी वाली मत करना, असल FIR करो और जेल में डालो ना साहब। FIR हो रहे हैं ना, उनके चीटिंग मालूम बेल पर है साहब। FIR अब चीटिंग पर आ गए, यहाँ समाज बांटने की बात हो रही है ना, इधर उधर मत भटकिए। समाज बांट रहा है कोई तो उसके खिलाफ। 1 मिनट अनुराग भदौरिया, अगर समाज कोई बांट रहा है, देश को बांट रहा है, देश को कमजोर कर रहा है, विघटनकारी ताकत है, तो जेल में क्यों नहीं डाला जाता? सही FIR, फर्जी वाली नहीं, असल FIR दर्ज कराकर। देखिए, आपने जो शुरू में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो एकदम सही बोल रहे थे, क्योंकि वो अपने सभी पार्टी जो उनकी भारतीय जनता पार्टी उसके DNA को पहचानते हैं। वो जानते हैं जो DNA बीजेपी का है वो नफरत का है, बांटने का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इनकी ये सब कुछ पता लगा ले रहे हैं। वहां पे PFI की फंडिंग आई थी, विदेश से आया था, ये भी पता लगा लिया उन्होंने, DNA तक का पता लगा लिया। सोचिए आप। लेकिन ये नहीं पता लगा पा रहे हैं या बता पा रहे हैं या खुलासा कर पा रहे हैं कि रात के अंधेरे में उस बच्ची का हिंदू संस्कृति के रीत रिवाज के खिलाफ बिना माँ बाप के परमिशन के उसका अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया, इसका खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस इतनी मासूम भी नहीं है अनुराग भदौरिया, कांग्रेस भी इतनी मासूम नहीं है। शिवराज वाल्मीकि कौन है? कांग्रेस का सदस्य है, हाथ काटने की धमकी देता है, समाज बांटने की कोशिश होती है। बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। तो इनसे ये पूछिए कि सुरेंद्र सिंह, इनके जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कौन है?
वो कौन सा फूल बरसा रहे हैं महिलाओं के लिए, FIR करके उसको अंदर क्यों नहीं डालते? क्यों एक नेता है बाराबंकी का, वो क्या क्या कह रहा है महिलाओं के बारे में, सुन लीजिए उसका वीडियो। वहां का नगर निगम की जो अध्यक्ष उसका पति है, क्या कह रहा है वो? ऐसे आदमी को रहने का हक है क्या समाज में? ये लोग हैं जो समाज के अंदर में जाति में धर्म में बांट रहे हैं, फिर महिला पुरुष में ही बांट दे रहे हैं। सोचो आप, ये तो पुरुष और महिला में ही बंटवारा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष क्या कर रहा है? अगर आप एक तरह का अगर राहुल गांधी या आप लोग आप सवाल उठाएंगे, आवाज बुलंद करेंगे, डंडे भी खाए आपने लखनऊ में अनुराग भदौरिया, हाथरस मामले में तो आप बहुत आक्रामक हो जाते हैं, आंदोलित हो जाते हैं। 12 के बारे में आपने आवाज क्यों नहीं उठाई थी? तो आप इनसे पूछिए क्या भारतीय जनता मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, इनसे क्यों पूछूं? आपसे पूछ रहा हूं। अरे मैं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार का दायित्व नहीं निभा पा रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, तो विपक्ष का दायित्व नहीं निभा पा रही है। भैया अरे विपक्ष का दायित्व अशोक गहलोत से सवाल पूछोगे कि नहीं? अशोक गहलोत से सवाल पूछे ना जाए? अरे कहा, किसने पूछा? किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पूछा? जरा बताइए कौन उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या नड्डा जी गए वहां पे? यहाँ पे हम लोग हाथरस से लेके चाहे बलरामपुर हो, चाहे यहाँ बुलंदशहर हो, चाहे वहाँ पे अयोध्या की घटना हो, चाहे कौशाम्बी की हो, चाहे भदोही की हो, या उन्नाव की, या लखनऊ की हो, हर जगह समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने आवाज उठाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे लोगों ने आवाज उठाई। इनके कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष? गए वहां पे क्या? नहीं जाएंगे ना? क्या कहा वसुंधरा राजे सिंधिया गई वहां पे? नहीं गई ना। मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ना चाहती बच्ची के न्याय के लिए। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में गड़बड़ है। ये जनता को न्याय नहीं, ये पूरी राजनीतिक जमात के डीएनए में गड़बड़ है क्या? लड़ाई विपक्ष में विपक्ष की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सत्ता में सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो जनता को क्या समझ रखा है इन्होंने? बद्री नारायण, ये राजनीतिक दलों के डीएनए में दिक्कत है क्या? फूट डालो, राज करो, ये गोरों से सब सीख गए हैं। हर कोई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बांट रहा है लोगों को। बिल्कुल संदीप जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं उसको आप ही की बात को ऐसे कहना चाहता हूं कि आज जो हो रहा है और जो मैं यहाँ सुन रहा हूं, उससे मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि क्या संवेदना की भी पॉलिटिकल पार्टी होती है क्या? क्या संवेदना का भी कास्ट होता है क्या? क्रूरता चाहे राजस्थान में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, क्रूरता की आलोचना होनी चाहिए कि नहीं? दूसरी बात यह है कि क्या संवेदना जातियों में बटी हुई है कि गलत करने वाले को डिफेंड नहीं करेंगे कि हमारी जाति का है? ये विकास हमें कहाँ लेके चली आई है? और पॉलिटिक्स जो इतनी सोफिस्टिकेटेड, इतनी ग्लोबल, इतनी सब कुछ यूएनओ और सारा कुछ वर्ल्ड फोरम पे जो बातें हो रही हैं, क्या हम इतने ज्यादा क्रूर होते जा रहे हैं भीतर से? तो मुझे लगता है कि ये सोचने का समय है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि क्यों आपको एक जगह गलतियां दिखती है और दूसरी जगह नहीं दिखती है, क्यों एक जगह क्रूरता दिखती है दूसरी जगह नहीं दिखती है, क्यों नहीं आप क्रूरता की आलोचना करते हैं खुल करके? ये प्रश्न हर राजनीतिक दल से पूछा जाना चाहिए। भाई राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जाएंगे, राजस्थान नहीं जाएंगे, बीजेपी वाले राजस्थान भी नहीं जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं जा रहे हैं, पर हर कोई अपने तर्क गढ़ रहा है। बद्री नारायण, एक मिनट अखिलेश बाबू, आऊंगा मैं आपके पास जी। बिल्कुल, ये जो तर्क, ये जो हम लोगों, जितना ज्यादा हम लोग सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं संदीप जी, उतने ही तर्क गढ़ने में माहिर होते जा रहे हैं और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तर्क गढ़ते हैं। लेकिन एक मोरल साइड होता है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स सिर्फ प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स नहीं है, एक नैतिक पॉलिटिक्स है। और नैतिक पॉलिटिक्स के सामने ये सवाल है कि क्या आप मन खोलकर, दिल खोलकर गलती की, क्रूरता की, बलात्कार की आलोचना करते हैं कि नहीं करते हैं? चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो आपके सरकार में हो चाहे दूसरे की सरकार में हो। यही राजधर्म है जो जिसको अटल जी ने कहा था। नहीं, ये फोटो अपॉर्चुनिटी ढूंढने की भी एक कवायद हो गई है क्या कि किस बात को लेकर चर्चा होगी? जी हाथरस चले जाओ, कंगना का छज्जा टूट गया तो महिलाओं के सम्मान की बातें करने लगी कुछ केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हाथरस बलात्कार पर वो चुप्पी साध जाती हैं। मतलब हर तरफ ये हो रहा है। बिल्कुल संदीप जी, और इसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मीडिया का भी मोरल साइड कमजोर हुआ है। कंगना हीरो बन जाती है, हीरोइन बन जाती है एक समय में, एक पूरे डिस्कोर्स को, पूरे देश के नैरेटिव को लीड करती हैं। एक समय कुछ आ जाता है तो उससे मीडिया कैमरा गेज में आने के लिए एक सारी पॉलिटिक्स रिशेप होने लगती है। तो कैमरा गेज की पॉलिटिक्स भी कई बार हमारी पॉलिटिक्स को रिशेप कर रही है। और ये नैरेटिव सेट करना और सेलेक्टिव होकर सेट करना, ये हमारे देश के
राजनीतिक विमर्श को डिरेल करती है। तो पॉलिटिक्स का भी और मीडिया का भी, दोनों का एक मोरल साइड है संदीप जी, जिसको हमें वो सोचना होगा, विचार करना होगा। आशुतोष, मीडिया का तो आलम ये हो गया है, अब आज चैनलों पर चल रहा है, मतलब एक चैनल दूसरे चैनल पर लानत मलानत बरसा रहा है, कहां गया फलाना मीडिया, वो करौली पर चुप क्यों है। मतलब आलम ये भी हो गया है, बंटवारे की हद ये हो गई है, बंटने की इंतहा हो गई है न्यू इंडिया में। ये देखिए संदीप, मैं थोड़ा अतीत में जाऊंगा। अतीत में इसलिए जाऊंगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जब लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी, तब एक पार्टी आई जिसने कहा कि पार्टी विद अ डिफरेंस, चाल चरित्र और चेहरे की बात उसने की। लोगों ने भरोसा किया, बोला नहीं ठीक है, इस पार्टी को भी आजमा के देख लेते हैं, क्योंकि लोग कांग्रेस पार्टी से बहुत नाराज थे। तो चाल चरित्र और चेहरा और ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स और पार्टी विद अ डिफरेंस की बात करने वाली पार्टी अगर वही तर्क गढ़ेगी जो कांग्रेस पार्टी गढ़ा करती थी या कांग्रेस पार्टी किया करती थी, तो फिर आप में और कांग्रेस पार्टी में फर्क क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता। और अभी जो लोग बांटने की राजनीति की बात करते थे, बहुत तेज आवाज से बात कर रहे थे, मैं उनको सिर्फ 5 उदाहरण देना चाहूंगा बस, और उसके आधार पर तय कर लीजिए आप लोग कि ये बांटने वाली राजनीति थी या राजनीति नहीं थी। आपको याद होगा, और सबसे शर्मनाक बात जो मुझे पिछले कई सालों में लगी है, कि जब कठुआ के अंदर एक धार्मिक स्थल में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, तो पार्टी के अध्यक्ष सड़क पर खड़े होकर बलात्कारियों के साथ प्रदर्शन करते हैं, आग लगवाते हैं, और उसके बाद उसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करके, पुरस्कृत करके पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किस पार्टी का है। मैं बताना चाहता हूं कि एक कर्नाटक के अंदर एक सज्जन है जिनका नाम है तेजस्वी सूर्या। उन्होंने अरब की महिलाओं के बारे में इतनी घटिया टिप्पणी की कि देश के प्रधानमंत्री को उस पर सफाई देनी पड़ी। उस व्यक्ति को प्रमोशन करके युवा का नेता मोर्चा बना दिया जाता है। एक दूसरे सज्जन है कर्नाटक के अंदर जिन्होंने गांधी जी के बारे में उल्टी टिप्पणी की, उनको प्रमोट करके प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता है। दादरी में जब किसी अखलाक का कत्ल होता है, तो उसके बाद जो कैबिनेट के मिनिस्टर थे वो आरोपियों के साथ जाके फोटो खिंचवाते हैं। झारखंड के अंदर जब आजीवन कारावास मिल जाता है मॉब लिंचिंग में, तो कैबिनेट के एक मिनिस्टर साहब जाके उनको फूलमाला से स्वागत करते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं। अब आप तय कर लीजिए कि ये कौन सी नहीं, मैं यहां पर दर्शकों को बता दूं, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं तो प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड भी करेंगे। पहला उदाहरण जो दिया वो बीजेपी का जिक्र कर रहे थे, कठुआ की बात की, जो अखलाक के गांव की खबर थी, महेश शर्मा उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, वो वहां गए। झारखंड में जयंत सिन्हा उस वक्त मंत्री थे, वो गए। गंभीर आरोप हैं ये। आप कह रहे हैं विपक्ष के डीएनए में विभाजन है, ये विभाजन है या ये कुछ और है? प्रेम शुक्ला, सीधा आरोप है आप पर। नहीं, वो तो सही नहीं, तो आशुतोष जी तो ये कहना चाह रहे होंगे कि 10,000 सिखों के हत्याकांड में संलिप्त कमलनाथ का जब ये हमेशा जो है आदर करते, आरती उतारते रहे, तब तो इनकी जीभ नहीं थकी। तो कमलनाथ तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, जो गुरुद्वारे के सामने, गुरुद्वारे में घुसकर निर्दोष सिखों को आग के हवाले कर रहे थे। एचकेएल भगत को मंत्री बनाया गया, एचकेएल भगत को मंत्री बनाया गया, एचकेएल भगत को मंत्री बनाया गया किस बात के लिए? निर्दोष सिखों के हत्यारे थे। जगदीश टाइटलर को मंत्री बनाया गया किस लिए? निर्दोष सिखों। कुछ उदाहरण मैं भी दे रहा हूं। तो आप कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले थे, कांग्रेस की नीतियों पर चलने लगे। मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था। हाँ। मैं धैर्य से सुन रहा था, मैं उनके पद चिन्हों पे नहीं चल ही नहीं सकते। हम हत्यारों के, भ्रष्टों के, आतंकवादी समर्थकों के, अलगाववादियों के और देश को बांटने का दुष्कर्म रचने वालों के पद चिन्हों पर चलने की सोच भी नहीं सकते। चलने की तो दूर की बात है। अरे भाई, आप कैसे कल्पना कैसे कर सकते हैं कि 10,000 सिखों की हत्या करने वाला प्रधानमंत्री, हत्या करवाने को संरक्षण देने वाला प्रधानमंत्री, उसको मिस्टर क्लीन, आशुतोष जी कितनी बार मिस्टर क्लीन लिखा होगा अपने जीवन में? ठीक है, आशुतोष रिस्पॉन्ड करेंगे और मुद्दे पर रहेंगे। आशु, बस इसको यहीं खत्म करेंगे, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ ठीक है, प्रेम शुक्ला आपने दिया ना करने वाले को मिस्टर क्लीन। ठीक है आशुतोष, अब मेरी बात पूरी हो जाए फिर प्रश्न पूछे तो मैं सुन सकता। अच्छा, पूरी कीजिए प्रेम शुक्ला, 1 मिनट पहले पूरी कीजिए, 30 सेकंड में। तो प्रेम शुक्ला 1 मिनट। आशु, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि जिसमें आदरणीय आडवाणी जी पर आरोप पात्र लगता है, तो आरोप पात्र पर भी वो विपक्ष के नेता पद से भी त्याग पत्र दे देते हैं। यहाँ किसी पर भी 5 उदाहरण में से एक भी उदाहरण पर आपने बलात्कार का मामला जवाब नहीं दिया। पर आशु, आप पर आरोप लगाया है। 1 मिनट अब आशुतोष स्क्रीन पर। आशु बोलिए। यहाँ अपराध
नहीं, प्रेम शुक्ला का तो मैंने नाम भी नहीं लिया था, पता नहीं क्यों ये उत्तेजित हो गए, और मैंने तो बीजेपी का भी नाम नहीं लिया था, पता नहीं क्यों उत्तेजित हो गए हैं। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि आजाद हिंदुस्तान में इससे घृणित बात नहीं हो सकती है कि एक लड़की का बलात्कार होता है, बलात्कारियों के साथ खड़े हुए शख्स को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना देती है। इससे ज्यादा घृणित बात नहीं हो सकती है, और ये तय कर देती है कि इस देश की राजनीति कितनी घटिया, कितनी गिरी हुई लोग हैं, और किनके नेतृत्व में राजनीति हो रही है। हम मौजूदा हाल की बात करते हैं। एक मिनट आशुतोष, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसे आदमी को पार्टी से बाहर कर दिया गया होता। मौजूदा काल की बात करते हैं, आज की हम बात करते हैं अक्टूबर महीने। सुन रहा हूं हाथरस में जो हो रहा है, या अब करौली में देखिए, हाथरस में दलित बनाम सवर्ण हो गया, करौली में ब्राह्मण बनाम मीणा हो गया, कहीं ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई चल रही है। अब हर मुद्दे को उठाकर क्या हम उस युग में घुसने वाले हैं कि हाथरस में हुआ, अच्छा लड़की कौन, दलित, आरोपी कौन, ऊंची जाति के, अरे ये करौली में क्या हुआ, अच्छा पुजारी ब्राह्मण, किसने किया, मीणा। हम हर चीज को अब इसी पैमाने पर तोलेंगे क्या, और चीजें बराबर भी पैरेलल भी खींच देंगे। हाथरस गैंग रेप का मामला है, करौली में जमीन कब्जाने की बात थी। नहीं संदीप देखिए, शायद मेरी बात लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के अंदर इस पे बहस होनी चाहिए कि दलितों के साथ पिछले 2000 साल से वो कौन लोग हैं जो अत्याचार कर रहे थे, वो कौन लोग हैं जो उनके कानों में शीशा गर रहे थे, वो कौन लोग थे जो वेद का मंत्रोच्चारण करने पर उन लोगों को गलित जीवन दे रहे थे। इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दलित लड़की के साथ हुआ, वहां बीजेपी के कितने बड़े नेता जाके खड़े हुए, जबकि उस लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन है कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, और पूरी की पूरी सरकार इसमें लगी हुई है साबित करने में कि उसके साथ ऑनर किलिंग हुई है। इससे ज्यादा शर्मनाक घृणित राजनीति नहीं हो सकती। और हां, अगर दलित के साथ खड़ा होना अगर गुनाह है तो मैं दलित के साथ खड़ा हूं, और इस पर चर्चा हो कि क्या दलितों के साथ अत्याचार हुआ या नहीं हुआ। क्यों बाबा साहब अंबेडकर ने यह बात कही कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। क्यों बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं, फिर 12 को लेकर कांग्रेस आंदोलित क्यों नहीं होती, 12 क्यों नहीं जाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी, आशुतोष, हाथरस में बीजेपी के लोग खड़े नहीं होते हैं। और नहीं, तो राहुल गांधी 12 क्यों नहीं जाते, वहां तो उनकी सरकार है। ये व्हाट अबाउटरी है, ये इंफीरियरिटी। ये संदीप, मैं आपसे पैरेलल सवाल पूछता हूं। इस देश के अंदर अभी आपने गिनाया कि कम से कम रोज सैकड़ों बलात्कार होते हैं। आपकी मीडिया टीम क्यों नहीं कवर करती है? क्यों इस देश के अंदर हाथरस के मसले पर देश आज आग बबूला है? क्यों मीडिया कारपेट कवरेज कर रहा है? क्योंकि वहां जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, वह अत्याचार की पराकाष्ठा है, और उस सरकार को शर्म आनी चाहिए जहां पर यह कुछ हुआ है। अखिलेश प्रताप सिंह, देखिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो गए, मैं थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। मतलब हम उस युग में आ गए हैं क्या? आशु ने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। अब कोई भी घटना होगी उसमें देखा यह जाएगा, अच्छा ऊंची जाति बनाम नीची जाति, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो सकता है, दलित बनाम वैश्य हो सकता है। अब यह खोजा जाएगा और उसी को खबर बना दिया जाएगा। अब थोड़ा धीरे से सुनिएगा। हाँ, देखिए, आप जो बात उठा रहे हो बात बड़ा मौजूद है। 1947 के पहले जो लोग हुकूमत कर रहे थे वो भी यही कर रहे थे, और अचानक 2014 के बाद जो लोग हुकूमत में आए, वही सिस्टम, वही वाद विवाद, वही डिस्कोर्स, वही तरीका, डिवाइड एंड रूल, धर्म में बांटो, जात में बांटो, समाज में बांटो, गोत्र में बांटो, और इस तरह करते रहो, और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोगों का ध्यान हटा रहे। ये जो आप कह रहे हैं, ये बहुत अंदर तक इस सरकार ने घुसा दिया है। ये सरकार क्यों खाती है ये सब? सरकार या राजनीतिक जमात ने, आप लोग, ये व्यवस्था बनी आ रही थी। सुनिए, नहीं जनाब, देखिए, ये बीजेपी की सरकार कर रही है, ये बीजेपी की सरकार कर रही है। क्या हम देश बांटने की बात कोई कर रहा है? क्या देश बांटने की स्थिति में है? जब बंटने की स्थिति में थी, जब जंग आजादी लड़ी जाए तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे बीजेपी वाले, तब फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ गवाहियां दे रहे थे। जातीय संघर्ष नहीं होते थे, दलित नहीं दबाए जाते थे। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, तब राम राज्य था देश में। वो तो सामाजिक व्यवस्थाओं की, अगर 47 के पहले की बात करें आप, लेकिन मैं 47 के बाद की बात कर रहा हूं। अब मेरी बात होना थी, अगर तो उसके बाद घटनाएं हुई,
लेकिन ये नहीं कहा गया जो आज कहा जा रहा सत्ता में बैठे शीर्ष नेतृत्वों के द्वारा। उस कमियों को दूर करने की बात हुई, उनके लिए योजनाएं लाई गई, उनके उत्थान के कार्यक्रम चलाए गए, उनके उत्थान किए भी गए। लेकिन ये हर बात पे ये नहीं कहा गया कि तुम हम वोट नहीं दोगे तो पाकिस्तानी हो, तुम हमारे साथ नहीं तो तुम गद्दार हो। यहाँ अगर बीजेपी हार जाएगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। हर बात में राष्ट्रवाद से नहीं तो कह रहे हैं ना प्रेम शुक्ला, मौलवी की हत्या हो जाती तो सब यहाँ पर आवाज उठाने लगते, एक पुजारी की हत्या हुई है, कांग्रेस तो बैठी है। यही इनकी लाइन है। मैं आपको कुछ पुजारियों के नाम गिना दे रहा हूं जो गंगा मैया की सफाई के लिए कितने पुजारी, कितने संत आमरण अनशन में मर गए। नाम गिनाऊं क्या 4 संतों के? कोई पूछा तक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में पिछले साल अक्टूबर महीने में सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज लागू हो चुका, याद है कि नहीं आपको? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। यही योगी जी ट्वीट किए थे कि हम सीबीआई जांच इसको सौंप रहे हैं। 1 हफ्ते हो गए, हाथरस कांड का सीबीआई जांच को गया, आज तक चिट्ठी नहीं गई। उन्होंने कहा था कि 7 दिन में एसआईटी रिपोर्ट देगी। बढ़ता जा रहा तारीख, इसके पहले लगभग 60 एसआईटी जांचों के आदेश दे चुके हैं योगी जी। यहाँ पे 144 लागू है। वो डीएम जो धड़का रहा था वो अभी भी वहां बना हुआ है, परिवार डरा हुआ है। 144 लागू है और उसके खिलाफ में लोग वहां धरना प्रदर्शन जनसभाएं कर रहे हैं। किसके संरक्षण में, किसके प्रोत्साहन? ठीक है बद्री नारायण, पर एक और जो यहाँ पर बात देखिए, करौली और हाथरस दोनों को मिलाकर हम जो चर्चा कर रहे हैं, करौली में एक पुजारी की हत्या होती है, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं पुजारी की हत्या हुई, मौलाना की, किसी मौलवी की हत्या होती तो आप सवाल नहीं पूछते। मैंने 1 करोड़ पर भी सवाल पूछा कि क्यों नहीं साधु संतों का अगर उनकी हत्या होती है। पालघर की घटना का भी जिक्र कर दिया, ग्राहम स्टेन से उन्होंने कंपैरिजन कर दी। मैंने कहा ग्राहम स्टेन कोई जमीन का कब्जे का मामला नहीं था, धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनको जला दिया गया था वहां पर। तो यहां पर अब सिलेक्टिव चीजें भी पकड़ी जा रही हैं, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, एक आपने बहुत अच्छी बात कही थी इससे पहले वाले डिस्कोर्स में जिस पर बात नहीं हुई कि पुजारी की हत्या में जमीन का इशू था, हाथरस में बलात्कार का इशू है। तो जाति और धर्म ला करके हम मूल जो मुद्दे हैं उसको छुपा देते हैं और उससे क्या होता है कि जो बलात्कारी है, जो मर्डरर है, उसको छूट मिलती है। दूसरी बात क्या है कि समाज उससे विभाजित होता है। और तीसरी बात क्या है कि जाति और धर्म, ये जो हमारी भाव, जाति भाव और धर्म भाव, वो कोई इस तरह के क्रूरता को छुपाने के लिए नहीं बने हैं, इस तरह की क्रूरता को एक्सपोज करके उसकी आलोचना करने के लिए बने हैं, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए बने हैं। जातियां आप देखिए, आप फणीश्वरनाथ रेणुका महिला आंचल पढ़िए जो उनका उपन्यास है, उस समय 55 में जो जातियां मोबिलाइज हो रही थी वो भी गलत कामों की आलोचना करती थी। तो जाति पंचायत होती तो गलत कामों की आलोचना होती थी, आज जाति पंचायत गलत काम को डिफेंड करने लगती है। तो ये गजब शिफ्ट हुआ है और मुझे लगता है एकदम सही आपने कहा, एक सिलेक्टिव नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि दलित के साथ अन्याय की आलोचना खूब होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए, उसके खिलाफ संघर्ष होना चाहिए। लेकिन गरीब कोई भी, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे दलित हो, अगर जमीन के मामले के कारण वो पुरोहित भी जलाया जाता है, जलाया जाना कितना क्रूर है इस सभ्यता में, आप सोचिए। उसकी आलोचना तो होनी चाहिए ना, वो चाहे अशोक गहलोत करें, चाहे हम करें, कोई भी करे। सरकार कटघरे में क्यों ना खड़ी की जाए, सरकार की कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठते हैं ना अनुराग भदौरिया, वो कानून व्यवस्था पर सवाल क्यों ना उठाए जाएं? तो कानून व्यवस्था पे जब सवाल उठते हैं तो सरकार से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये भी पूछा जाए कि बुलंदशहर में मंदिर के अंदर में घुस के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 पुजारियों की हत्या हो जाती है, तब सरकार की कानून व्यवस्था कहां चली जाती है? उनकी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। औरैया में 2 पुजारी की हत्या हो जाती है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार सिर्फ राजनीति करना जानती है, जाति धर्म की। मैंने आपको बोला सिर्फ जाति धर्म की। और आशुतोष जी एक चीज भूल गए, नाथूराम गौडसे को शहीद बताने वाले को टिकट देकर उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के आप सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे हैं जो देश के खिलाफ उन्होंने बातें करके देश के उन लोगों को शहीद बता दिया, नाथूराम भगत सिंह जैसे को, नाथूराम गौडसे को। और उसके बाद हमारे लोकसभा में बैठे। ये चिंता का विषय नहीं है, ये समाज में विभाजन का विषय नहीं है। ये किसका डीएनए है? ये कौन सा डीएनए? ये नफरत का डीएनए नहीं है। समाज के अंदर में जो महात्मा गांधी जैसी, जिसको पूरा राष्ट्रपिता बोलता है देश, और आप उसके हत्यारे को यहाँ लोकसभा में लेके आएंगे और उनको माननीय सदस्य बना देंगे, उसके बाद यहाँ चिल्ला के गाड़ा फाड़ फाड़ के बोलेंगे, जाति धर्म की राजनीति पे आवाज उठाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी जी कहाँ है? महिलाओं की बात करने वाली क्यों नहीं जाती हाथरस? क्यों नहीं जाती बलरामपुर? क्यों नहीं जाती बुलंदशहर?
भाई उनको सांसद बना के उत्तर प्रदेश में भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां इनकी सरकार है वहां भी फेलियर है, और जहां विपक्ष है विपक्ष के नाते भी फेलियर है। ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर में विकास की बात ना करके नफरत की बात करके नहीं, पर एक बात ये है, और अभी मैं ये सवाल पूछूंगा, मतलब हम अतीत से, इतिहास से नहीं सीखते हैं। देश का बंटवारा हुआ, आज़ादी मिली पर बंटवारा भी हुआ, वही जख्म हम हरे कर रहे हैं क्या? और प्रेम शुक्ला, देखिए कई जगह अभी ये खबर ऐसे चल रही है, फ्लैश हो रही है कई चैनलों पर, सनातन धर्म खतरे में। करौली की घटना से सनातन धर्म खतरे में आ गया। ये खतरा है, ये दरअसल बांटने का एक और औजार दिया जा रहा है, तरीका बनाया जा रहा है। हम इस गेम में खुद घुस गए हैं क्या? जी नहीं, एक दशक नशेड़ी व्यक्ति चर्च पर अगर पत्थर मार दे तो पूरी क्रिश्चियनिटी भारत की खतरे में आ सकती है। लेकिन अगर एक पुजारी की हत्या जलाकर कर दी जाए, जलाकर, जिंदा जलाकर, एक पार्थिव जो है गलत तरीके से जलाया गया, वो अत्यंत निंदनीय था, उसमें कार्रवाई हुई, लेकिन जिंदा जलाकर उसको आत्महत्या सिद्ध करने का जो पारदर्शी प्रयास कांग्रेस करे, वो तो बहुत उत्तम कार्य है। और ग्राहम स्टेन्स को जो जलाया गया, चूंकि धर्मांतरण के विरुद्ध जलाया गया, धर्मांतरण के विवाद में जलाया गया, इसलिए वो ज्यादा जले होंगे। और चूंकि जमीन के विवाद में जलाया गया इस पुजारी को, और उसको आत्महत्या सिद्ध करने का खुद से जला लिया, प्रयास किया गया, ये तो कम जला होगा, पीड़ा कम हुई होगी, बहुत कम पीड़ा हुई होगी, और इसको तो दंडित किया जाना चाहिए परिवार वालों को। आशुतोष जी से पूछ के, चूंकि ब्राह्मणों ने बड़ा अत्याचार किया है, इसलिए इसको दंडित करना चाहिए परिवार को। कह रहे आग लगा के उसने खुद को जला लिया, तुम उसको हत्या कहते हो? दंडित करना चाहिए। आशुतोष जी, आपको भी एक मांग रखनी चाहिए, सत्यविजय.com की मांग, कि जो लोग, जिन लोगों ने पुजारी की हत्या को हत्या माना, उसको आत्महत्या नहीं माना, उनको दंडित किया जाए। क्योंकि भाई ब्राह्मण जो है वो जला है, वो बहुत अत्याचारी जमात से आता है। आशुतोष रिस्पॉन्ड कीजिए, आशुतोष स्क्रीन पर। कैसे तर्क लेकर जी, मैं अभी आपका ही सवाल का जवाब दे रहे। संदीप, मैंने अपनी पूरी बातचीत में कहीं कहा कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया है? मैंने तो कहीं नहीं कहा। मैंने तो यह कहा कि जो पिछले 2000 साल से जो दलितों के पर अत्याचार हुआ है, उसका कहीं कुछ निवारण होगा या निवारण नहीं होगा। अब प्रेम शुक्ला जी के मन में अगर कोई अपराध बोध है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। तो आप ब्राह्मण ही रहे थे ना, जवाब मैं दे नहीं सकता हूं ना। नहीं, आप भी चतुराई बरत रहे थे तो ब्राह्मणों पर ही इशारा था। मैंने नाम नहीं लिया, माफ करिएगा। हाँ। संदीप जी, ना 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 ना, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ। मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले 2000 साल से वो व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई है ना, बता सकता हूं। उसके बाद से जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, क्या उस पर बातचीत इस देश के अंदर होगी या नहीं होगी? जब आप उनको आरक्षण की बात करोगे तो कहेंगे मेरिट लेके आओ, जब आप उनको प्रिविलेज देने की बात करोगे तो कहेंगे आप समाज के अंदर वैमनस्य फैलाते हैं। जब आप दलित की बात करोगे, मैं पूछना चाहता हूं कि भाई दलितों पर, ये तो इतिहास का पक्ष है, हमारे यहां तथ्य सामने है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है इस बात को लेकर, पूरी किताब उन्होंने लिखी है, द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट सामने मौजूद है। उसके बावजूद मैं तो कभी नहीं कहता हूं ब्राह्मणों ने किया। मैं सिर्फ दलित की बात नहीं कर रहा हूं। जो मैंने सवाल पूछा, एक मिनट आशुतोष, ग्राहम स्टेन्स और जो पुजारी की हत्या की गई, जला दिया गया करौली में, ये पैरेलल एग्जांपल्स हैं क्या? इस बात पर जोर दे रहे हैं प्रेम शुक्ला कि दोनों पैरेलल हैं, और आप करौली पर उतना तेज नहीं बोलते जितना तेज आप ग्राहम स्टेन्स के हत्या पर बोले थे। मैं प्रेम शुक्ला जी के विवेक पे सवाल छोड़ देता हूं, बाकी छोड़िए आप। ये पूरा का पूरा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है ताकि हाथरस के अंदर जो दलित लड़की के साथ हुआ उस पर बहस इस देश के अंदर नहीं हो। और जो टीवी चैनल चला रहे हैं इस तरीके की बातें, वो चैनल दरअसल इस षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं खुलकर इस बात को कहता हूं, मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि हाथरस के ऊपर जाने की वजह से आप, एक लड़की डाइंग डिक्लेरेशन है, वो कहती मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उस सामूहिक बलात्कार को, उस लड़की को झूठा साबित करने की कोशिश की जाती है। अगर वही लड़की अगर दलित नहीं होती तब भी क्या बीजेपी और उनकी सरकार की यही भाषा होती? मैं जानना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी से। मेरा सवाल पूरी राजनीतिक जमात से है। 73 साल हो गए हमें आजाद हुए, हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, हमें विश्व गुरु बनना है। आपस में ऐसे लड़ते रहे, बंटते रहे, बात बात में जाति देखने लगे और उसी तरह से खबर भी चलाने लगे। मैं अपने गिरेबान में भी झांक रहा हूं। तो क्या हम देश को
मजबूत कर रहे हैं या दरअसल हम भी उसी विघटनकारी विभाजनकारी ताकतों में शामिल हो गए हैं? इस वीकेंड इस बारे में भी सोचिएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।